स्वयं से दूर हो तुम भी, स्वयं से दूर हैं हम भी, बहुत मशहूर हो तुम भी, बहुत मशहूर हैं हम भी, बड़े मगरूर हो तुम भी, बड़े मगरूर हैं हम भी, अतः मजबूर हो तुम भी, अतः मजबूर हैं हम भी। तो एयरफोर्स के एपिसोड नंबर 5 में आपने भौतिक की जो उत्तेजन क्षमता है उस पर आपने स्थूल प्रभाव क्षेत्र और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र का अध्ययन किया था। इसमें एक और होता है मध्याकार भौतिकी। इसको मैं बताता हूं आपको कि मध्याकार भौतिकी क्या होता है। इसके बारे में बहुत कम लोगों ने अध्ययन किया होगा कि मध्याकार भौतिकी क्या है। तो एक होता है मध्याकार भौतिकी, मध्याकार भौतिकी। तो मध्याकार भौतिकी क्या है? मध्याकार भौतिकी में आपने दो क्षेत्र पढ़े हैं, स्थूल प्रभाव क्षेत्र और सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, और दोनों के बीच का जो उत्तेजनापूर्ण क्षेत्र होता है वो स्थूल प्रभाव क्षेत्र, और एक नंबर आपको मैंने बताया था स्थूल प्रभाव क्षेत्र, स्थूल प्रभाव क्षेत्र, और दूसरा आपको बताया है सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र, सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र। और दोनों के बीच का जो क्षेत्र होता है वो होता है मध्याकार भौतिकी, और दोनों के बीच का जो उत्तेजनापूर्ण क्षेत्र है उसको कहते हैं मध्याकार भौतिकी। तो अब हम चलते हैं प्रकृति में जो बल पाए जाते हैं, प्रकृति में कितने प्रकार के बल पाए जाते हैं उन पर हम अध्ययन करते हैं। तो प्रकृति के जो मूल बल हैं, तो सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं बल पर कि बल क्या है, बल किसे कहते हैं। तो बल क्या है कि बल एक वाह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था को गति अवस्था में तथा गति अवस्था को विराम अवस्था में या फिर आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर सकता है, और या तो परिवर्तन करने का प्रयत्न करता है। जैसे ये कलम है और ये यहाँ पर रखी हुई है, जैसे ही हम इस पर बल लगाएंगे तो बल लगाने पर ये स्थिर थी गतिमान हो गई, और अगर गतिमान है तो उसको हम रोक सकते हैं, वो स्थिर हो जाती है। और इसी कलम को ज़्यादा बल लगा करके हम इसके आकार में भी परिवर्तन कर सकते हैं। तो बल हमारा एक वाह कारक है जो किसी वस्तु की विराम अवस्था, गति अवस्था, आकार अथवा आकृति में परिवर्तन कर सकता है अथवा करने का प्रयत्न करता है। तो बल का हम दैनिक जीवन में जो उपयोग करते हैं, तो विभिन्न तरीकों से दैनिक जीवन में हम बल का उपयोग करते हैं। जैसे पेशी बल है, गुरुत्वाकर्षण बल है, घर्षण बल है, उत्प्लावन बल है, और डोरियों में तनाव बल है। अगर हम किसी डोरी से एक पिंड को इस तरह से लटका देते हैं तो डोरी में जो तनाव होता है, वो डोरी में जो तनाव होता है उसको हम कहते हैं तनाव बल। तो विभिन्न प्रकार के बलों का हम दैनिक जीवन में अपनी कार्यप्रणाली में अनुभव किया करते हैं। तो बलों के अतिरिक्त सूक्ष्म प्रभाव क्षेत्र में आवेशित कणों के बीच एवं चुंबकीय बल, आवेशित कणों के बीच में भी बल कार्य करता है। तो वैद्युत बल होता है, चुंबकीय बल नाभिक के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉनों के बीच प्रबल नाभिकीय बल तथा अंतर परमाणविक एवं अंतर परमाणविक बल कार्य करते हैं। तो अब इसमें बात यह है कि विभिन्न प्रकार के बलों का तो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। प्रोटॉन न्यूट्रॉनों के बलों का अध्ययन हम दैनिक जीवन में प्रैक्टिकल प्रयोग द्वारा नहीं देख सकते हैं, लेकिन बाकी हम पेशी बल, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, उत्प्लावन बल, डोरी में तनाव बल, इनका हम लगातार अनुभव करते रहते हैं। तो इस प्रकार से तो बल बहुत हैं, लेकिन हम मुख्य रूप से जो हमारे प्रकृति में जो प्राकृतिक हैं, जिन बलों को हम
लगाते नहीं हैं, बदलते नहीं हैं, जो हमारे उत्पन्न करने से नहीं होते हैं, तो ऐसे हमारे जो प्राकृतिक कुछ बल हैं, जो प्राकृतिक बल हैं वो 4 हैं, तो उन 4 प्राकृतिक बलों का अध्ययन करेंगे। तो सैद्धांतिक रूप में विभिन्न परिस्थिति में पाए जाने वाले जो प्राकृतिक बल हैं, मूल बलों से ही उत्पन्न होते हैं, और प्रकृति में जो मूलतः 4 प्रकार के बल पाए जाते हैं, वो नंबर 1 है आपका गुरुत्वाकर्षण बल। तो नंबर 1 में अध्ययन करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। गुरुत्वाकर्षण बल, तो जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? तो पहले नाम जान लेते हैं। और दूसरा है आपका वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल, तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा नंबर आपका है प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। और चौथा है आपका दुर्बल नाभिकीय बल। दुर्बल नाभिकीय बल। ये हैं आपके गुरुत्वाकर्षण बल, वैद्युत चुंबकीय बल, प्रबल नाभिकीय बल और दुर्बल नाभिकीय बल। तो इतने प्रकार के बल हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है नंबर 1 में, तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है? नंबर 1 सबसे पहले हम अध्ययन करते हैं गुरुत्वाकर्षण बल का। तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या है कि दो पिंडों के बीच उनके द्रव्यमानों के कारण जो बल लगता है, तो वो आकर्षण वाला बल होता है। अर्थात दो पिंडों के द्रव्यमानों के कारण लगने वाला जो आकर्षण बल है, उसी को हम कहते हैं गुरुत्वाकर्षण बल। ब्रह्मांड में भी ये स्थिति होती है कि ब्रह्मांड में स्थित प्रत्येक पिंड अन्य दूसरे पिंड पर गुरुत्वाकर्षण बल लगाता है, अर्थात उसको अपनी ओर आकर्षित करता है। और आकर्षित करने के कारण ही ब्रह्मांड में जो पिंड चक्कर लगाते हैं वो गुरुत्वाकर्षण बल के कारण ही लगाते हैं। तो न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, तो जो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है, तो इसमें एक शब्द हमने अभी बोला बीच में कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम के अनुसार, इसका मतलब है कि जो ये गुरुत्वाकर्षण का नियम है ये न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ये आपको एक पॉइंट मिल गया। तो हम देखते हैं कि किस प्रकार से गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है। यहाँ पर एक पिंड आपका ये है m1 और दूसरा पिंड है आपका ये m2, और दोनों पिंड कुछ दूरी पर रखे हुए हैं। हमने मान लिया कि ये r दूरी पर स्थित है। कंडीशन ये है, तो m1 और m2 ये दो पिंड हैं। दोनों पिंडों पर दोनों पिंड हैं, तो इनका कुछ ना कुछ द्रव्यमान होगा, और इनके द्रव्यमान के कारण जो बल कार्य करेगा, आकर्षण बल जो दोनों पिंडों पर लगेगा, वही कहलाएगा गुरुत्वाकर्षण बल। अर्थात दोनों पिंडों के द्रव्यमान के कारण जो बल कार्य करता है वो कहलाता है गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल के नियम के अनुसार जो न्यूटन नामक वैज्ञानिक ने बताया कि न्यूटन का जो गुरुत्वाकर्षण नियम है उसके अनुसार क्या कंडीशन है इसमें, कि अगर दो पिंड किसी दूरी पर स्थित हैं, दूरी आपकी 2 मीटर, 4 मीटर, 6 मीटर कुछ भी हो सकती है, m1 m2 के मान कुछ भी हो सकते हैं, 10 किलोग्राम, 20 किलोग्राम, 40 किलोग्राम, 60 किलोग्राम। तो इस तरह से अगर दो द्रव्यमान हैं और r दूरी पर स्थित हैं, तो नंबर 1 कंडीशन ये है कि इस प्रकार से अगर दो बल स्थित हैं किसी भी दूरी पर, तो उन पर लगने वाला बल दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। नंबर 1 तो कंडीशन ये हो गई। और दूसरी कंडीशन आपकी इसी में क्या है कि उन पर कार्य करने वाला बल 20 की उनकी दूरी कितनी है, तो 20 की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब अगर हम इन दोनों को मिला देंगे, तो मिलाने पर हमारी जो कंडीशन आएगी वो आएगी F इज प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपान r स्क्वायर। आप जानते हैं कि अनुक्रमानुपाती का चिन्ह जैसे ही हटाते हैं तो कोई ना कोई नियतांक आता है, और यहाँ पर जो नियतांक आता है आपका वो आएगा F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। जो आपका ये कैपिटल G है, तो कैपिटल G को सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक कहते हैं, और इसका जो मान होता है वो होता है 6.67 गुणे 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति किलोग्राम
स्क्वायर। ये इसका वैल्यू है कैपिटल जी का। तो ये आप जाने गुरुत्वाकर्षण बल। तो गुरुत्वाकर्षण बल में आप पॉइंट जान गए कि दो द्रव्यमानों पर कार्य करता है। दो द्रव्यमान किसी भी दूरी पर स्थित होते हैं, दोनों द्रव्यमानों पर आकर्षण बल लगता है और वही गुरुत्वाकर्षण बल है। और उसके लिए आपने जो फार्मूला पढ़ा F बराबर G m1 m2 अपान r स्क्वायर पढ़ा। और कैपिटल जी जो सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक है उसका मान भी आपने पढ़ा कि उसकी वैल्यू कितनी होती है। तो अब चलते हैं कि जो गुरुत्वाकर्षण बल है, तो गुरुत्वाकर्षण बल प्रकृति में पाया जाने वाला दुर्बल बल है। जो ये गुरुत्वाकर्षण बल है ये दुर्बल बल है, परंतु जब वस्तुओं के द्रव्यमान काफी अधिक होते हैं तो यह बल अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। क्योंकि आप सूत्र से ही देख रहे हैं कि F बराबर कैपिटल G m1 m2 बटे r स्क्वायर। मतलब क्या हुआ कि m1 और m2 जो हैं, और m1 m2 प्रोपोर्शनल में है और ये अनुक्रमानुपाती में है, तो इनका मान जब बढ़ेगा तो बल का मान भी बढ़ जाएगा। तो कंडीशन वही हो गई कि यदि द्रव्यमान काफी अधिक है तो यह बल अत्यधिक प्रभावी हो जाता है। दूसरा चीज क्या है कि इसी बल के कारण सभी ग्रह सूर्य के परितः तथा कृत्रिम उपग्रह ग्रहों के परितः परिक्रमण करते हैं। तो ये तो हुआ आपका गुरुत्वाकर्षण बल। अब चलते हैं, दूसरा नंबर है आपका वैद्युत चुंबकीय बल। दूसरे नंबर में है आपका वैद्युत चुंबकीय बल। वैद्युत चुंबकीय बल। तो वैद्युत चुंबकीय बल क्या है? तो वैद्युत चुंबकीय बल के बारे में हम अध्ययन करेंगे। आप फैराडे और ऑर्स्टेड के प्रयोग में पढ़ चुके हैं कि अगर किसी तार में धारा प्रवाहित हो रही है, किसी चालक तार में धारा प्रवाहित कर रहे हैं, तो उसमें चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। अब वैद्युत चुंबकीय बल क्या है? वैद्युत शब्द है तो इसका मतलब है कि यहाँ पर आवेश कार्यरत होगा और उस आवेश के कारण जो आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण उत्पन्न हो रहा है वो कहलाएगा वैद्युत चुंबकीय बल। तो अब इसमें जो वैद्युत शब्द है, तो वैद्युत के कारण वैद्युत चुंबकीय बल है। आवेशित कणों के बीच कार्यरत वैद्युत चुंबकीय बल कहलाते हैं। जो आवेशित कणों के मध्य बल कार्य करता है उसको हम वैद्युत चुंबकीय बल कहते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स होता है, इसे केवल वैद्युत बल भी कह देते हैं। तो आवेशित कणों के बीच कार्यरत बल को कूलाम के नियम से व्यक्त किया जाता है। और जो दो आवेशों के मध्य आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल कार्य करता है, उस बल का जो परिमाण दिया, उस बल की जो व्याख्या की, वो कूलाम नामक वैज्ञानिक ने बताया। जैसे आप इसके पहले अभी जो गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ रहे थे उसके बारे में न्यूटन ने निष्कर्ष दिया और न्यूटन के अनुसार ये फार्मूला मिला। इसी तरह से वैद्युत बल में द्रव्यमान के स्थान पर आपके दो आवेश हैं और दोनों आवेश किसी दूरी पर स्थित हैं, तो इस पर कार्य करने वाला वैद्युत चुंबकीय बल कितना होगा। फर्क ये है कि अभी जो आपने गुरुत्वाकर्षण बल पढ़ा वो केवल आकर्षण होता है, लेकिन यहाँ पर जो वैद्युत चुंबकीय बल है वो आकर्षण और प्रतिकर्षण दो प्रकार का होता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आवेश में प्रकृति होती है कि अगर समान प्रकृति के आवेश हैं तो उन पर जो बल कार्य करेगा वो प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा, अगर विपरीत प्रकृति है तो उन पर आकर्षण बल कार्य करेगा। तो ये आवेश की प्रकृति है, लेकिन द्रव्यमान में ऐसा धनात्मक और ऋणात्मक असंभव है। इसलिए द्रव्यमान के कारण जो गुरुत्वाकर्षण बल कार्य करता है वह केवल आकर्षण ही होता है, परंतु वैद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों होता है। तो अब हम आगे चलते हैं कि इस पर जो कूलाम ने वैद्युत चुंबकीय बल पर नियम दिया, तो क्या नियम दिया कि दो आवेशों के मध्य कार्य करने वाला वैद्युत चुंबकीय बल दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसमें भी अगर हम दोनों समीकरणों को मिला देंगे तो हमारे पास फार्मूला मिलेगा कि F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 बटे R स्क्वायर। इसी तरह से इसमें भी जैसे ही हम अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटाने पर हमारे पास कोई न कोई नियतांक आएगा। मान लीजिए कि A है
Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर। और इस ए का जो मान होता है वैद्युत चुंबकीय बल में, वो ए का मान होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। परंतु यदि ये आवेश किसी माध्यम में स्थित है तब ये ए का जो मान हो जाता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हो जाता है, क्योंकि माध्यम का कुछ ना कुछ परावैद्युतांक होगा। और इसकी जो वैल्यू होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की, वो 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होती है। अब तो ये तो हुआ आपका कूलाम के नियम के अनुसार वैद्युत चुंबकीय बल की गणना। तो अब दोनों में फर्क क्या है कि जो वैद्युत चुंबकीय बल है वो वैद्युत चुंबकीय बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों प्रकार का होता है। हाँ, इसी में अगला जो नंबर है तो वो है आपका प्रबल नाभिकीय बल। तो अब नंबर आया आपका प्रबल नाभिकीय बल। प्रबल नाभिकीय बल। तो प्रबल नाभिकीय बल क्या है, ये है आपका अगला पॉइंट, प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच जो तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है उसको हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो आप समझ रहे होंगे कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है उसे कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। तो नाभिक में जो प्रोटॉन है वो धन आवेशित होता है, परंतु जो न्यूट्रॉन है नाभिकीय कणों पर, तो उस पर उदासीन, न्यूट्रॉन उदासीन होता है, और दोनों के बीच जो तीव्र आकर्षण बल कार्य करता है उसको प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं। नाभिकीय कणों के बीच जो प्रबल नाभिकीय बल कार्य करता है तो ना तो गुरुत्वाकर्षण बल है और ना ही वैद्युत चुंबकीय बल है। जो प्रबल नाभिकीय बल है वो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करता है। तो प्रोटॉन धन आवेशित होता है और इसमें किसी प्रकार का आवेश नहीं होता है। दोनों के मध्य जो प्रबल आकर्षण बल होता है और उसी प्रबल आकर्षण बल को हम कहते हैं प्रबल नाभिकीय बल। परंतु फर्क क्या है कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य जो इतना प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है, इस प्रबल आकर्षण बल में अगर कोई ये कहे कि ये गुरुत्वाकर्षण बल है, ये वैद्युत चुंबकीय बल है, तो ये वैद्युत चुंबकीय बल और गुरुत्वाकर्षण बल पूर्ण रूप से अलग हैं। और प्रबल नाभिकीय बल में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के बीच जो आकर्षण क्षमता है, जो प्रबल आकर्षण होता है, तो ये प्रबल नाभिकीय बल ये स्वतः बल है, ये मूल रूप से अपना बल है, ये किसी दूसरे बल का इसमें प्रभाव नहीं होता है। नाभिकीय बलों के बीच कार्यरत प्रबल आकर्षण बल वैद्युत चुंबकीय बल से 100 गुना होता है। तो जो आपका प्रबल नाभिकीय बल है, तो जो नाभिकीय कणों के बीच प्रबल आकर्षण बल कार्य कर रहा है, जिसे हम प्रबल नाभिकीय बल कहते हैं, वो वैद्युत चुंबकीय बल की अपेक्षा 100 गुना होता है। इसका जो मान है वो वैद्युत चुंबकीय की अपेक्षा 100 गुना होता है। आवेशों की प्रकृति पर निर्भर नहीं करता है। जैसे यहाँ पर वैद्युत चुंबकीय बल में अगर दोनों आवेश धनात्मक हैं तो प्रतिकर्षण, एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो आकर्षण, इस प्रकार से कार्य होता है, धनात्मक भी और ऋणात्मक भी। परंतु प्रबल नाभिकीय बल में जो आकर्षण बल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के मध्य कार्य करता है, उसमें आवेशों की प्रकृति पर कोई प्रभाव नहीं होता है। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन जब नाभिक के अंदर उपस्थित हैं तो प्रोटॉन पर भी बल कार्य कर सकता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन पर भी कार्य कर सकता है, और न्यूट्रॉन के बीच भी कार्य कर सकता है। तो प्रोटॉन न्यूट्रॉन और न्यूट्रॉन के बीच समान रूप से यह बल कार्यरत होता है। तो चाहे प्रोटॉन के बीच हो, चाहे न्यूट्रॉन के बीच हो, चाहे प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच हो, तीनों कंडीशन में प्रबल नाभिकीय बल का मान समान होता है। तो ये आपको मिला प्रबल नाभिकीय बल। अब ये आपको 3 प्रकार के बल मिले, प्रबल नाभिकीय बल, वैद्युत चुंबकीय बल, और आपको मिला गुरुत्वाकर्षण बल। और चौथा जो है आपका वो है दुर्बल नाभिकीय बल। अब दुर्बल नाभिकीय बल क्या है, तो दुर्बल नाभिकीय बल में आप जानते हैं
कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, कुछ रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं। तो रेडियो एक्टिव पदार्थ होते हैं, और जब रेडियो एक्टिव पदार्थ है तो रेडियो एक्टिव पदार्थों का जो नाभिक होगा वो रेडियो एक्टिव नाभिक कहलाएगा। तो हम दुर्बल नाभिकीय बल के बारे में अध्ययन करेंगे। दुर्बल नाभिकीय बल, तो दुर्बल नाभिकीय बल जो है वो क्या है कि जो रेडियो एक्टिव नाभिक के बीटा क्षय से तथा मूल कणों के बीच कार्यरत बल दुर्बल नाभिकीय बल है। तो जो बीटा कण है कि बीटा कण निकलने से प्रोटॉन में कितने की कमी होती है, इलेक्ट्रॉन में कितने की कमी होती है, या परमाणु क्रमांक में कितनी कमी होती है, और परमाणु भार में कितनी कमी होती है। तो जब किसी नाभिक से बीटा कण उत्सर्जित होता है तो परमाणु क्रमांक में कोई परिवर्तन नहीं होता, परंतु परमाणु भार में 1 की वृद्धि हो जाती है। तो हम जानते हैं कि रेडियो एक्टिव नाभिक से के बीटा क्षय में तथा मूल कणों के बीच कार्यरत बल दुर्बल नाभिकीय बल होते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल लघु परास मतलब बहुत कम दूरी पर ही लागू होते हैं। लगभग 10 की घात -16 मीटर की परास पर ही दुर्बल नाभिकीय बल लागू होते हैं। दुर्बल नाभिकीय बल प्रबल नाभिकीय बल तथा वैद्युत चुंबकीय बलों से दुर्बल तथा गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होते हैं। तो जो दुर्बल नाभिकीय बल है, नाभिकीय बल तथा वैद्युत चुंबकीय बलों से, तो इसमें जो दुर्बल नाभिकीय बल है, तो आपने बल जो पढ़े हैं कि प्रबल नाभिकीय बल पढ़ा है आपने और वैद्युत चुंबकीय बल पढ़ा है। तो प्रबल नाभिकीय बल और वैद्युत चुंबकीय बल से तो ये दुर्बल होता है, परंतु गुरुत्वाकर्षण बल से प्रबल होता है। तो ये जो है ये गुरुत्वाकर्षण बल से ये बल क्या है, प्रबल है, और ये बल दुर्बल है। लेकिन जो आपने वैद्युत चुंबकीय बल पढ़ा और नाभिकीय बल पढ़ा उससे ये बल दुर्बल होता है। ये जो दुर्बल नाभिकीय बल है आवेश की प्रकृति पर ये भी निर्भर नहीं करता है। तो इस प्रकार से आपने बलों का अध्ययन किया कि बल कितने प्रकार के होते हैं। बलों का अध्ययन करने के बाद हम आपको इसके पहले जो आपका एपिसोड नंबर 5 था उसमें विज्ञान की विभिन्न शाखाओं का अध्ययन कराया। भौतिक विज्ञान कितने प्रकार से भौतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं, उत्तेजना का अध्ययन कितने प्रकार से करते हैं उसका अध्ययन कराया है। और उसको अगर वीडियो किसी ने नहीं देखा है तो उसका लिंक आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो आप जो एयरफोर्स का एपिसोड नंबर 5 है उस पर विस्तृत अध्ययन के लिए आप इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन से लिंक प्राप्त करके उसका अध्ययन कर सकते हैं। अब हम इसमें कुछ देखेंगे, इस जो भौतिक जगत है, जो फिजिकल वर्ल्ड है, इस पर आपका कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में अध्ययन करेंगे।